हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग एनवायरमेंटल साइंस के आगे के क्वेश्चन, जो कि इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 से क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो मॉड्यूल है आपका प्राकृतिक आपदाएं, स्वच्छता एवं आवास से लेके बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से काफी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। समुद्र के भीतर भयंकर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उठने वाली विनाशकारी विशाल समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी लहरें कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी लहरें। समुद्र के अंदर भूकंप आने से पानी में विशाल विस्थापन होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों की ओर सुनामी की ऊंची विनाशकारी लहरें बढ़ती हैं। क्योंकि समुद्र में अचानक से भूकंप आया या फिर समुद्र में विस्फोट हुआ, तो एकदम पानी की भयंकर पानी की जो लहरें होंगी वो कहाँ आएंगी? दूसरी तरफ आएंगी, मतलब समुद्र से जो आपके तटीय क्षेत्र होंगे, जो शहर बने होंगे, वही तरफ आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखिए इसमें बवंडर का कोई मतलब नहीं है, चक्रवात का कोई मतलब नहीं, ज्वारभाटा का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता और कंपन को रिकॉर्ड व मापने के लिए वैज्ञानिक द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए थर्मामीटर, तो देखो सबसे पहले थर्मामीटर होता है आपका टेम्परेचर के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। वायु दाब मापी जो है, वायु का दाब यूज करने के लिए होता है। और पवन वेग मापी यानी ये हवा के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता और कंपन को रिकॉर्ड में मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग जाता है, भूकंप लेखी का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ पृथ्वी में उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कंपन की गति और अवधि को पेपर चार्ट पर रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ से आप भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को किस गणितीय पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? भूकंप से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो मात्रा होती है, उसको रिएक्टर पैमाने पर यूज किया जाता है। कि रिएक्टर पैमाने पर उसकी ऊर्जा बताते हैं कि 3 पॉइंट का है, 5.5 का है, 6 का है, 7 का है या फिर 8 का है, ताकि कितना उससे मतलब भूकंप से लॉस हो रहा है। कि जो मैग्नीट्यूड है वो 2.5 5.5 यानी ज्यादा डैमेज नहीं होगा, 5.56 से थोड़ा और डैमेज होगा, फिर ज्यादा डैमेज हो जाएगा 6.17 6.9, 7 और 7.9 से मेजर डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है, उससे आप ये बता सकते हो कि अर्थक्वेक से कितना नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है जो भूकंप के केंद्र से मुक्त हुई ऊर्जा की तीव्रता तीव्रता या परिमाण तीव्रता को दर्शाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक वर्षा न होने या कम वर्षा होने के कारण पीने व खेती के पानी का गंभीर संकट पैदा करने को क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं, ड्रॉट यानी अकाल। लगातार वर्षा न होने से नदियां, कुएं, झीलें व भूमि की नदी सूख जाती है, जिससे पीने के पानी और फसलों का विनाश होता है। विनाश यानी सूखा होता है। लगातार वर्षा न होने से नदियां, कुएं, झीलें की नमी सूख जाती है, जिससे पीने व पानी का सूखा होता है, विनाश पड़ता है। सूखे की समस्या वहां से उत्पन्न होती है। भारी बारिश के दौरान पहाड़ों की ढलानों से चट्टानों, मिट्टी और मलबे को तेजी से नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा से पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और जिसमें चट्टाने और मलबा गुरुत्वाकर्षण से नीचे खिसक आता है, तो उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। भारी बारिश के दौरान पहाड़ों की जो ढलान, चट्टानों, मिट्टी है, वो मलबे को तेजी से नीचे की ओर गिरने को क्या कहते हैं? जैसे आप ये देख रहे हो, कोई पहाड़ चट्टान बने, अब मलबा जो है ये नीचे रोडों पे आ रहा है, है ना, या रोडें कट भी सकती है, तो यही सब जो रोड है बनी हुई, ये भी कट के नीचे आगे और नीचे जा रही है। तो ये मिट्टी का कटना, चट्टानों का कटना, सब क्या कहलाता है? अत्यधिक वर्षा से पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिससे चट्टाने और मलबा गुरुत्वाकर्षण से नीचे खिसक जाता है, जिसको भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट, समुद्र के ऊपर समुद्र के ऊपर बनने वाले तेज घूमने वाले तूफानी तंत्र को क्या कहते हैं? जैसे भयंकर हवाएं, मूसलाधार वर्षा होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात। तो आपकी व्याख्या क्या हो जाएगी? चक्रवात कम दबाव वाले वायुमंडलीय केंद्र के चारों ओर गोल गोल घूमती हुई प्रचंड हवाओं और वर्षा का समुद्री तूफान। क्या है? समुद्री तूफान है। नेक्स्ट, यदि आप अचानक स्कूल भवन के अंदर हैं और भूकंप आ जाए, तो तुरंत क्या सुरक्षा कदम उठाना चाहिए? लिफ्ट की ओर भागना? बिल्कुल नहीं, लिफ्ट की ओर भागना चाहिए, लिफ्ट का तो यूज ही नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे। खिड़की से भी नहीं कूदना चाहिए, कांच की खिड़की के पास खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। मजबूत मेज के नीचे छिपे, सिर ढके व पकड़े। या फिर ऐसा कर सकते हो, जहाँ पे जो गेट होता है, जहाँ दीवार होती है, जैसे मान लो एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, तो जहाँ दीवार, जहाँ ज्वाइंट होता है, जहाँ पे बीम पड़ा होता है, बीम के कॉर्नर में भी खड़े हो सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? झुकें, सिर झुकें, मतलब झुकें, सिर को ढकें और पकड़ें। नियम, छत, पंखे या मलबे के गिरने पर सिर व गर्दन
को गंभीर चोट लग सकती है। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों की ढलानों से बर्फ के विशाल ढेर का तेजी से नीचे खिसकना क्या कहलाता है? हिमस्खलन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमस्खलन। यानी बर्फीले पहाड़ों पर जर्मी बर्फ की परतें टूटने पर विशाल मात्रा में बर्फ तेजी गति से नीचे खिसकती है, जिसे हिमस्खलन कहते हैं। क्या हो गया? तो देखो, अभी मैंने आपको बताया भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? जब चट्टानों या पहाड़ों पे जो मिट्टी जो है बारिश की वजह से गीली हो जाती है, वो कटने लगती है, वो होता है भूस्खलन। ठीक है, बाढ़, ज्यादा पानी आ जाए। सुनामी तो आप जानते हो, समुद्रों में जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, सब होता है, तो सुनामी आती है। तो अगर बर्फ के जो ढेर है वो अचानक से टूट रहे हैं, नीचे खिसक रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप? हिमस्खलन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? हिमस्खलन। तो बर्फीले पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत टूटने पर विशाल मात्रा में बर्फ तेज गति से नीचे खिसकती है, उसे हिमस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात विशेष राष्ट्रीय बल कौन सा है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात राष्ट्रीय बल, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जब भी बाढ़ आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो खोज बचाव कार्य कौन करता है? तो खोज बचाव जो कार्य करते हैं वो करते हैं एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कहीं कोई दिक्कत है, जो नेचुरल तरह की कुछ चीजें हैं, कहीं भूस्खलन हो गया, तो वहां पे कौन सी टीम पहुंचती है? एनडीआरएफ, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है भारत में बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी आपदाओं में लोगों की जान बचाने हेतु तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत हेल्प करती है। नेक्स्ट, मनुष्यों की किस गतिविधि से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है? वनों की कटाई यानी वृक्ष कटाव। भाई वनों की ज्यादातर कटाई होगी तो वहां से क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन से आपकी वहां की मिट्टी जो है वो ढीली होके पानी के साथ बहने लगेगी। भाई देखो, पेड़ कटेंगे, पेड़ होते हैं मिट्टी को कस के जकड़े रहते हैं, पेड़ कट गए तो ज्यादा मिट्टी हो गई ढीली। देखो ना, पेड़ों को की जड़ें जो है मिट्टी को कसकर बांधे रखती है। अंधाधुंध वृक्ष कटाव, डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी ढीली पड़कर पानी के साथ बहने लगती है और आपका क्या हो जाता है? आपका जो वनों की कटाई होती है उससे आपका भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, समुद्री तूफानों और सुनामी की विनाशकारी लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक दीवार का काम करता है? मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन होते हैं वो इसके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। मतलब जब क्या कहते हैं भयंकर सुनामी आ रही है और अगर आपके जहां भी तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन है तो वो सुनामी को काफी हद तक हल्का कर देते हैं। सो मैंग्रोव वनों की घनी और उलझी हुई जड़ें समुद्र की प्रचंड लहरों की ऊर्जा को सोख लेती हैं और तटीय इलाकों की रक्षा करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर समुद्री तूफान है और समुद्री तूफानों की जो लहरें हैं, सुनामी है, उसमें कौन से ऐसा प्राकृतिक रूप जो है जो दीवार के रूप में, प्राकृतिक दीवार के रूप में काम करेगा, तो वो मैंग्रोव वन होते हैं। नेक्स्ट, ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्रों में एस्किमो इनुइट लोगों द्वारा जमी हुई बर्फ के ब्लॉक से बनाए गए गुंबद का घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। तो आपको पता है बर्फ के घर यानी इग्लू। बर्फ के ब्लॉक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इग्लू के अंदर का तापमान बाहर की ठंडी बर्फीली हवाओं की तुलना में काफी गर्म होता है, इसीलिए ऐसे घरों में जो बर्फ के क्षेत्र में या बर्फीली क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जमी हुई बर्फ के ब्लॉक से बनाए गए गुंबद का मकान क्या कहेंगे? इग्लू कहेंगे। नेक्स्ट, असम जैसे अत्यधिक वर्षा और बाढ़ वाले क्षेत्रों में घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? बाढ़ के पानी व जहरीले जीव जंतु से सुरक्षा हेतु आपके घर बने होते हैं। अब देखो एक बात बताओ, ऊंचे बने हवा में उड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बनेंगे, ना धूप लेने हेतु और ना ही ठंड से बचने हेतु, क्योंकि बाढ़ की वजह से बने हुए हैं, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की वजह से। तो क्या होगा? बाढ़ के पानी व जहरीले जीवों से सुरक्षा हेतु। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी घर के अंदर ना घुसे इसलिए खंभों पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील में पर्यटकों के रहने के लिए सुंदर लकड़ी की नक्काशीदार तैरती विशेष नौका को क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाउस बोट कहते हैं। तो कश्मीर की डल झील में हाउस बोट तैरते हुए होटल घर की तरह होती है, जिसकी छतों पर नक्काशी सुंदर लकड़ी के डिजाइन के बने होते हैं, मतलब नक्काशी सुंदर लकड़ी के डिजाइन बने होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिससे आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, जेएलबी क्लास 6 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।